तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे क्लास अब जस्ट स्टार्ट की है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं भी आपके हेडिंग डाल करके दे देता हूँ। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। This is the topic name, mathematical reasoning. The topic name is mathematical reasoning. बच्चों हम लोगों ने क्लास अब जस्ट यहाँ से स्टार्ट की है, तो सभी बच्चों को स्क्रीन पूरी तरीके से क्लियर है और मेरी आवाज अभी तक आपके पास आ रही है। तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसका मतलब कम मेहनत में ज्यादा मजा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कम मेहनत में ज्यादा मजा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट की बारी आती है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे इस स्टेटमेंट को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जैसे हम लोग क्लास 12th और 11th की इंग्लिश पढ़ते हैं वो वाले स्टेटमेंट्स है। नहीं बच्चों, ये वो वाले स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर मैं आपको ध्यान से इसकी याद बताऊं तो क्लास 11th में आप सेट्स पढ़ते थे। क्लास 11th में आप सेट्स पढ़ते थे। तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करते थे सेट्स का, तो उसमें लिखा जाता था कि लेट्स से कि जैसे मैंने उसका एक एग्जांपल आपके सामने ले लिया। आप पर मैंने कहा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। मैंने लिख दिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो अगर मेरे से पूछा जाए पंकज मोटवानी से कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, तो हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे 2 4 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट करके। 2 4 6 आप समझ गए ना, 2 4 6 8 ये सब इवन नेचुरल नंबर है। तो मैं डॉट डॉट करके इसको लिख दूंगा, कहूंगी ये आंसर है। लेकिन यही बात मैं अदीशा से पूछूंगा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो अदीशा भी यही बताएगी। क्या बताएगी? कहेगी सर 1 3 5 डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए। यानी अगर हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसका आंसर एक वेल डिफाइंड है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर वेल डिफाइंड है। मतलब हम अदीशा से पूछें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, या निखिल से पूछें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, या पंकज से पूछें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सबका आंसर सेम होगा। सबका आंसर सेम होगा कि नहीं होगा? मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, सबका आंसर सेम है। जैसे मैंने बोल लिया कि दुनिया में सबसे बढ़िया जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो बताओ, या दुनिया में जो सबसे बेस्ट 10 डांसर है पहले वो बता दो। तो अब आप कहोगे कि सबसे 10 हैंडसम लोग हैं वो बता दो। तो बच्चों आपके अकॉर्डिंग हैंडसम कोई और है, मेरे अकॉर्डिंग हैंडसम कोई और है। मैं ऋतिक रोशन को मानता हूं, आप हो सकता है टाइगर श्रॉफ को मानते हो। तो सबके आंसर अलग अलग हैं। तो इसका मतलब जब आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगे तो उसको हम वेल डिफाइंड सेट नहीं कहते, उसको हम वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं कहते। देखो मैंने कैसे कोरिलेट कर लिया, मैंने कोरिलेट कर लिया सेट्स को किससे? स्टेटमेंट्स। तो पहले बच्चों अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग में ज्यादातर जो काम होगा वो एक फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स जिसमें और गेट एंड गेट ये सब होता है उससे मिलता जुलता होगा, और जो मैथ्स में सेट पढ़ाया जाता है उससे मिलता जुलता पूरा काम होगा। तो बच्चों जिस तरीके से आप सेट्स कहते हो कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो होगा कलेक्शन होगा उसी को ही हम सेट कहते हैं ना। तो और सेट का आंसर पर्सन टू पर्सन अगर वो सेट है तो वो सेम होगा। पर्सन टू पर्सन अगर सेम नहीं है, सबके व्यूज अलग अलग है, तो वो सेट नहीं है, वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट भी नहीं है। तो पहले बच्चों आप ये बात क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर हेडिंग डली है ये स्टेटमेंट कोई हमारी इंग्लिश की भाषा के स्टेटमेंट नहीं होंगे कि आपने कहा जो मान लिया गया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो बच्चों ये पहले बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट इज द यहाँ पर क्या है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको स्टेटमेंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा, बहुत देर तक मैंने बता दिया। अब आपकी स्क्रीन में जो इतनी देर से लगा पड़ा है अब आप उसको भी पढ़ लीजिए। लिखा है द बेसिक यूनिट इन्वॉल्व इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। A sentence is called a mathematical acceptable statement if it is either true or false but not both। समझ गए ना? आपका जो यहां मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बनेगा या तो उसका आंसर ट्रू होगा या तो उसका आंसर फॉल्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो।
मतलब पता पड़ा आपके लिए ट्रू है, हमारे लिए फॉल्स है, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। उसका आंसर सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो अनुप्रीत से कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अनुप्रीत कहेगी यस सर, यस सर। मैं मान लो अपने से पूछूं मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मैं कहूंगा यस। तो मतलब जो आंसर है या तो उसका यस में होना चाहिए और या तो फॉल्स में होना चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स में होना चाहिए। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन सभी का फिर ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अनुप्रीत कहेगी कि सर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन एदिशा कह रही है कि दिल्ली इज नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं होगा। अगर दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है तो वो सभी के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है। तो ये बात आप समझने की, अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो कि अगर हम स्टेटमेंट की बारी करते हैं, यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उसका मतलब वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट होगा, वेल डिफाइंड होगा। या तो उसका आंसर ट्रू होगा या तो उसका आंसर फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होगा सबके लिए अलग अलग आंसर हो। तो स्टेटमेंट आर यूजुअली डिनोटेड बाय PQR। तो बच्चों हम लोग स्टेटमेंट को PQR से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरी बुक में क्या, हर एग्जाम के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स PQR से ही रिप्रेजेंट करके दिए जाते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी जो आप पढ़ रहे हैं। तो क्या बच्चों हम लोग आगे बढ़े? यहां से स्टेटमेंट को बहुत देर तक बता दिया मैंने, आगे बढ़े? यस सर। ओके। तो बच्चों आपके पास जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। जैसे यहां पर लिखा है गो एंड क्लोज द डोर। अब तुम क्या कहोगे? यस इट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये ट्रू है कि फॉल्स है, कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, मतलब गो एंड क्लोज द डोर ये तो एक स्टेटमेंट है, इसका आंसर मतलब ट्रू और फॉल्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो पहला वाला जो है वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आया? अब दूसरे में मैंने लिख दिया व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। इसका मतलब क्या मौसम है, वाह क्या मौसम है। तो कहोगे सर ट्रू और फॉल्स, सर ये तो कैसे कह सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखिए, टुडे इज संडे। मान लो मेरे अकॉर्डिंग जो है आज थर्सडे, मैंने कहा टुडे इज थर्सडे। लेकिन अगर मैं कल यही बात करूं तो क्या कल यही बात ट्रू हो सकती है? तुम कहोगे सर नो 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 सर, आज अगर थर्सडे है तो वो आज ही के लिए है। लेकिन अगर हम ये कल के दिन बात करें और कह दें फिर से वंस अगेन टुडे इज थर्सडे, तो क्या वो बात सही होगी? नहीं, वो भी बात सही नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि स्टार्टिंग के पहले 3 स्टेटमेंट जो है वो एक नॉर्मल सी बातें हैं। मतलब हम उनको मैथमेटिकल स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन इंग्लिश के जो स्टेटमेंट है उनमें डाल सकते हैं, लेकिन नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में इन्वॉल्व करना है। क्योंकि मैंने आपको उतनी देर से चिल्लाया कि अगर वो मैथमेटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट है तो उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब वो एक नॉर्मल सा इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ गए ना? तो पहले वाले जो 3 है वो तो एक नॉर्मल से इंग्लिश के स्टेटमेंट, उनका आंसर ट्रू और फॉल्स मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब बोल भी पता ही नहीं वो क्या हो सकते हैं। ओके, चौथा अगर हम देखते हैं, चौथे के ध्यान दीजिएगा जरा, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट कहलाएगा। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का स्पेसिफिक आंसर है क्या है वो? फॉल्स। क्या है वो? फॉल्स। भले वो गलत है लेकिन है तो वो स्टेटमेंट, और ये सभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर फॉल्स होगा। मेरे अकॉर्डिंग, अनुप्रीत के अकॉर्डिंग, ख्याति के अकॉर्डिंग, निकिता के अकॉर्डिंग, और कौन से बच्चे हैं, आर्यन के अकॉर्डिंग, कृष्णा के अकॉर्डिंग, कुशाग्र के अकॉर्डिंग, शिवानी के अकॉर्डिंग, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स होगा। एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑल 60 डिग्री। तो सर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग ने स्टेटमेंट पे काफी सारी चर्चा कर ली है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर होगा तो आइदर उसका आंसर ट्रू हो सकता है, आइदर उसका आंसर फॉल्स हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन। अब बच्चों ये मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, ये वो इंग्लिश का
मतलब हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पोएट्री वगैरह टाइप नहीं पढ़ रहे हैं कि आप उनको वैसे स्टेटमेंट समझ बैठे, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम निगेशन ऑफ स्टेटमेंट कह रहे हैं तो मतलब उसका जस्ट मेरे को अपोजिट सोचना होगा। जैसे मैंने लिखा एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने लिख दिया एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, ठीक है, तो इसका निगेशन क्या हो सकता है? कहोगे सर एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी, ये भी तो कह सकते हैं, एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी, तो ये इसका नेगेशन हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस आपको ये दिमाग में अभी फिट हो जाना चाहिए कि नेगेशन का मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया होगा आप उस जस्ट डिनाई फॉर्म में लिखेंगे। द डिनाइल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी नेगेशन में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। सर नेक्स्ट, यस बेटा बताइए। सर अगर देखा जाए तो फिर वो एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, तो ये तो स्टेटमेंट हुआ ही नहीं। यस बेटा, नहीं हुआ। ओके बच्चों, तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अब हम लोग आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे। ये बच्चे छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये पहले आप थोड़े से समझ लीजिए, फिर मेन हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे इनको कैसे यूज किया जा रहा है। और क्वेश्चंस करते समय बेसिकली बच्चों आपको और गेट और एंड गेट जो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है उसका आइडिया होना चाहिए, और अगर नहीं आइडिया तो वो भी बता देना, भी हम फिजिक्स भी बता देंगे। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ? जैसा कि नाम से क्लियर है कि दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ दिया गया। द स्टेटमेंट जनरेटेड बाय कंबाइनिंग वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स यूजिंग कनेक्टिव्स लाइक और एंड आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जैसे पहला है अनिल इज अ टॉल एंड थिन, तो ये दो स्टेटमेंट से मिलके बना होगा, अनिल इज टॉल एंड अनिल इज थिन। उनको अगर हमने कनेक्ट कर दिया है तो अनिल इज टॉल एंड थिन। तो बच्चों यहाँ पे एंड का बहुत ही ज्यादा उपयोग है, यूज है, क्योंकि एंड क्या बताता है कि ये दोनों बातें अनिल के लिए ही हो रही है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अनिल टॉल भी हो सकता है या अनिल थिन भी हो सकता है, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बीच में और लगाना पड़ेगा, जैसे सेकंड वाले में कैपिटल ऑफ अ, ध्यान से देखिएगा, अगर एक ही पर्सन के लिए बात करी जा रही है तो हमने एंड लगाया है, लेकिन दो स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है, उनको अगर आपको कनेक्ट करना है तो हम उनके लिए और लगाएंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, और 2 + 2 = 4, क्योंकि सर इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम बीच में क्या लगा सकते हैं, और। तो जब दो स्टेटमेंट्स में आपस में कनेक्शन हो तो आप क्या यूज करेंगे, एंड, और जब कनेक्शन ना हो तो हम क्या यूज करेंगे, और। जस्ट नॉर्मल सी चीज है, इसमें बहुत वही बड़ा सा काम नहीं है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं उन टूल्स को किस तरह से करा जा रहा है। नेक्स्ट, तो बच्चों हम लोग के पास आते हैं कनेक्टिव्स। स्पेशल वर्ड्स यूज्ड टू जनरेट अ कनेक्ट कंपाउंड स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड अ कनेक्टिव। तो दो तरह के कनेक्टिव मैंने आपको बताए, एक कनेक्टिव होता है एंड और एक कनेक्टिव होता है और। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है एंड और आर का तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बच्चों ये आपके सारे सिलेबस में है, आप पहले इस तरह से बनाते हैं, फिर इस तरह से कुछ ऐसा काम करते हैं, और आप कहते हैं कि सर दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ये कौन सा गेट होता है बच्चों? इस गेट को हम लोग कहते हैं एंड गेट। क्या कहते हैं? एंड गेट। और अगर और गेट की बारी आती है तो बच्चों हम लोग और गेट कैसे बनाते हैं? ये बच्चों और गेट का सिंबल होता है, ये और गेट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स का अंदाजा होगा तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों क्या बताया जाता है इसके लिए? कोई बता सकता है इसकी क्या होती है? ट्रुथ टेबल। क्या होती है? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में। और ट्रुथ टेबल का क्या बनता है बच्चों? बुलियन एक्सप्रेशन। तो बच्चों ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन का आपको अंदाजा होगा ही, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है फिजिक्स में। और अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो हम आपको भी बता रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं आराम से। तो बच्चों ये एक बार मैंने और गेट के लिए और एक बार मैंने किसके लिए? एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूँ, उसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। ओके, तो कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इस तरह से एक वो बना लेते हैं, और
क्या लिखते हैं सबसे पहले कि अगर दो इनपुट है तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ए बी। क्या लिखते हैं आप बताइए, 0 1 0 1, फिर क्या लिखते हैं 0 0 1 1। तो 0 1 0 1 0 0 1 1। क्या ये बात समझ में आती है? और इसकी क्या टेबल बन के आएगी, इसका आउटपुट क्या बन के आएगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। बच्चों ये थोड़ी देर में सारा कन्वर्ट हो जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इसके दो इनपुट है ए और बी और ये इसका आउटपुट है वाई, तो कैसे लिखेंगे, पहले होता है 0 1 0 1, फिर क्या होता है 0 0 1 1। ओके, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ये होता है। तो बच्चों अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे जैसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो 0 की जगह फॉल्स होगा और 1 की जगह ट्रू होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों जो एंड का सिंबल है वो ऐसे बनेगा, ये देखो एंड का सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ एंड, और का सिंबल बनेगा ऐसे। तो सारी चीजें बदलने वाली है थोड़ी देर में। एंड का सिंबल भी आपको क्लियर है, एंड के सिंबल वैसे इंटरसेक्शन बनाता है, लेकिन इंटरसेक्शन को आपने इस तरह से टोपी बना दी है तो ये बन जा रहा है एंड। और का सिंबल बच्चों यूनियन होता है, लेकिन आपने उसको क्रॉस करके इस तरह से लिख दिया, शार्प एजेस क्रिएट कर दिए। तो बच्चों एंड का सिंबल आपको क्लियर है, और का सिंबल भी क्लियर है। तो ये बात पहले आप देख लीजिए आपको यहां तक समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तो जब हम एंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर ए भी फॉल्स हो बी भी फॉल्स हो तो ए एंड बी भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ए फॉल्स हो बी ट्रू हो तो ए एंड बी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट, सारी भाषाएं अचानक कन्वर्ट हो जाएंगी दूसरी भाषाओं में, लेकिन है ये वही काम जो आप पहले सीखते चले आए। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एंड और गेट का क्या नोटेशन होता है। और बच्चों अगर आपको थोड़ा सा भी और आइडिया हो तो कोई भी गेट बना करके आप उसका आउटपुट भी निकाल लेते हो, कोई भी गेट बना करके। कोई भी गेट आपने कभी बनाया है, चलो मैं बना के दिखाता हूं। लेट्स से मान लीजिए आपने क्या किया, ये सब आपके क्वेश्चंस ही हैं एग्जाम्स के। देखिए आपने एक एंड गेट बनाया, ये देखिए एंड गेट बनाया, एंड गेट के दो इनपुट एक आउटपुट, ठीक। अब यहां से जो बच्चों ये जो आउटपुट निकला वो आपने दे दिया किसको, नॉर गेट को। और यहां से ये जो इनपुट आ रहा है ये किससे आ रहा है बच्चों, एक और गेट से आ रहा है। तो और गेट का सिंबल आप जानते हो, और गेट, दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। तो बच्चों ऊपर एंड है, इधर और है, और ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो नॉर है। नॉर मतलब और का कॉम्प्लीमेंट। क्या बात समझ में आती है? तो बच्चों ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और आपसे अगर वाई पूछा जाता है तो आप वाई कैसे निकालते हो? अगर आपको इसका अंदाजा है तो मैथमेटिकल रीजनिंग में यही काम होने वाला है। आपके पास बड़े से रिलेशन दिए होंगे, बाई कंडीशनल दिए होंगे, इफ एंड ओनली वाले दिए होंगे, तो उसमें आपको वही सारी चीजें यूज करनी होंगी। बाय द वे आप वाई का आउटपुट निकालते कैसे, वाई का आउटपुट कितने बच्चे निकाल सकते हैं? निकालने के कई तरीके होते हैं। आप कौन से मेथड से करते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपने मेथड आपको बता देता हूँ जो सबसे इजी होता है। सर 100। ये देखो एक बच्चे को आता है, तो ए और ये मैंने लिखा बी। सबसे पहले क्या लिखता हूँ, 0 1 0 1। और मतलब बच्चों अगर 3 इनपुट हो जाएंगी तो 3 कॉलम्स बन जाएंगी, फिर ए बी सी बन जाएगा, तो फिर 8 रोज होंगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर 2 इनपुट होते हैं तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 मतलब एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 बार 0 2 बार 1। और अगर तीसरा भी इनपुट आ जाएगा सी तो वो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बार 0 4 बार 1। तो ऐसे 8 रोज बनेंगे अगर 3 इनपुट आ गए। बाय द वे 3 इनपुट नहीं आते हैं जल्दी, आपके पास यही आएगा 0 1 0 1, फिर आता है 0 0 1 1। और अगर तीसरा होता सी
हम उसमें 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखते हैं और AB को भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं, तो लास्ट में 8वीं रो में 1 1 1 आ जाता है। तो बाय द वे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि दिस इज y1, तो कोई बच्चा y1 बता सकता है? कहोगे सर ये तो एंड गेट का है, 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1। y2, कोई बच्चा y2 बता सकता है? कहोगे सर और गेट है, तो 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1 1। अब y1 और y2 ये किस में जा रहे हैं बच्चों? नॉर गेट में जा रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं? हम फाइनल आउटपुट को y डैश मान लेते हैं। हम फाइनल आउटपुट को क्या मान लेते हैं? y डैश मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो पहले हम y निकालते हैं, दिस इज y और योर फाइनल आंसर इज y डैश। कैसे करेंगे बच्चों? आप कहोगे सर y1 और y2 को पहले और गेट को दीजिए और फिर इसको कॉम्प्लीमेंट करके नॉर बना लीजिए। तो ये बच्चों y1 है और ये बच्चों y2 है, दीजिए जरा और गेट को। तो 0 plus 0 0 0 plus 1 1 0 plus 1 1 1 plus 1 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बना लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 0 0 0। तो बच्चों आपका मैंने फाइनल आंसर निकाल दिया है, लेकिन आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ऐसे कोई भी सिस्टमैटिक डायग्राम बना करके आपसे फाइनल आउटपुट पूछा जा सकता है। आपको कितना आता है मेरे को पता नहीं आता है तो अभी भी समझ सकते हो या पूछ सकते हो, हम दोबारा भी बता सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में भी यूज करते हैं। तो बच्चों अभी तक मैं आपको यही समझा रहा था कि एंड का सिंबल क्या है, और का सिंबल क्या है, काफी देर तक समझाया, आप समझ तो गए होंगे। अब हम लोग सारी बातों को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे आपके पास नई चीजें बनेंगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को P और Q से रिप्रेजेंट करते हैं, A और B से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बच्चों अगर हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड गेट का या एंड का, तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि आप इंटरसेक्शन को, ध्यान से देखिए हमारी स्क्रीन पे, पहले समझ लीजिए कि आप इंटरसेक्शन को कैसे दिखाएंगे, लाइक दिस। दिस इज द इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह से बनने लगेगा मैथमेटिकल रीजनिंग में, यानी कि वो चीज इसमें कन्वर्ट हो जा रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज P and Q, P and Q। The compound statement is true if both P and Q are true simultaneously। तो बच्चों जहां ट्रू ट्रू लिखा है, देखिए सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स, तो ट्रू की जगह आप 1 लिख सकते हैं, 1 0 1 0। अगर नाम नहीं समझ पा रहे तो आप देखो जरा, 1 0 1 0, फिर ये क्या है 1 1 0 0। तो क्या बताया था मैंने, 1 into 1 1 1 into 0 0 0 into 1 0 0 into 0 0। बोलो समझ में आया? समझ में आया? कहोगे सर ये तो बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल फिजिक्स वाला ये एंड गेट है, बस 0 की जगह फॉल्स आ रहा है और 1 की जगह ट्रू आ रहा है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल वैसे ही P and Q की ट्रुथ टेबल बन करके आई है, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। कहोगे सर ये नाम कैसा है ट्रुथ टेबल? मतलब सच्चाई की टेबल। हाँ, इसको हम लोग सच्चाई की भी टेबल कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको सच्ची टेबल कहते हैं, इसका नाम होता है सच्ची टेबल। इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं, मतलब हिंदी मीडियम वाले इसको सही ढंग से कहते हैं सच्ची सारणी, बल्कि इसका नाम होता है सच्ची सारणी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं ट्रुथ टेबल, टेबल को हिंदी में सारणी कहते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और बच्चों मैं आपको एक बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ कि ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी होती है। अगर आप जगह जगह पर इसके लिए सोचोगे तो फिर तो क्वेश्चन गया हाथ से। तो ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी होती है। तो उसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? बस यही तरीका है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आपका P and Q भी ट्रू होगा, और कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो रिजल्टेंट उसका फॉल्स ही होगा। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो फाइनली ट्रू उसमें तभी आ सकता है जब दोनों स्टेटमेंट्स आपके, यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा जो दो स्टेटमेंट से मिलकर के बना होगा, अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तभी आपका फाइनल आंसर ट्रू आएगा। बोलो भाई समझ में आया? क्यों भाई? यस सर। ओके,
भाई मैं चिल्ला तो बहुत रहा हूं, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट बच्चों, अभी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के इतनी देर से बता रहा था, वही बात अब निकल करके आ गई कि अगर मैं लिखता हूं ए यूनियन बी, तो इसका क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है और बच्चों जो यूनियन वाला टर्म है ना, उसको इस तरह से बना लो। यूनियन वाले टर्म्स को, जो यूनियन वाला टर्म होता है उसको आप जो है बेटा इस तरह से बना लो, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ए और बी की जगह पी और क्यू डाल दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट पी और क्यू से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो आपके पास और का सिंबल बहुत आसान है। ट्रुथ टेबल वापस वैसे ही बना लो जैसे आप बनाते हो। कैसे बनाओगे? क्योंकि सर ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, 0 है। चलो ये क्या है बच्चों? और का मतलब क्या होता है? एडिशन। और का मतलब एडिशन होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, वही बन करके आ गई। इसका मतलब बच्चों, इसका इंडिकेशन समझ लो, जैसे आपने एंड गेट में समझा, पीछे भी आपने एंड में समझा ना, कि अगर दोनों स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। यहां पर क्या है? यहां पे दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इसके पहले में दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा, और इसमें ट्रू कब आएगा? अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। बोलो भाई, समझ में आया? ट्रुथ टेबल का आइडिया आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, वरना आप एग्जाम में 100% ट्रुथ टेबल को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है वृंदा, यूज कर लोगी? यस सर। ओके चलो भाई, वृंदा की आवाज आ गई, हमको लग रहा था पता नहीं कोई क्लास में है कि भी नहीं, हमने तुक्का मारा। बच्चों नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन। तो बच्चों ये 4 नंबर के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप एक चुटकियों में कर देंगे। इस टॉपिक को पढ़ने में सिर्फ 2 दिन का समय लगता है। अगर 2 दिन के समय में आपको 4 नंबर मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, इन सबके 15-15, 10-10 लेक्चर अटेंड करते हो, तब भी जाकर के आपको इतनी काबिलियत नहीं मिल पाती और आपको क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ अगर आदमी कोई 2 दिन ध्यान से पढ़ ले तो उसके 4 नंबर पक्के हैं। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इम्प्लीकेशन, तो कहोगे इससे पहले क्या पढ़ा? एंड पढ़ा, और पढ़ा एक नया साइन आपके लिए, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को समझने के लिए आप इसके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लीजिए। एग्जाम्पल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है मैंने, 2 कंपाउंड स्टेटमेंट है। देखिए जरा, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसमें पी क्या है? पी आपका है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट अ फाइन। ये आपका एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, जिसमें पहले वाले स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं पी और दूसरे वाले स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं क्यू। ठीक है, तो बच्चों इम्प्लीकेशन का हिंदी में मतलब क्या हुआ, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ पी देन क्यू। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? इफ पी देन क्यू, ये इसका नोटेशन होता है। और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो वो ऐसे होता है, इफ पी देन क्यू। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये इसका सिंबल है। चलो उसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एंड में क्या बताया था? अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, एंड में हमने क्या बताया था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर आपका ट्रू होगा। और में क्या बताया था कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो भी आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ध्यान से देखो। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो किसी एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ऐसा ही एक सेट कर लो कि आप भूल जाने पे भी इस एग्जाम्पल से ट्रुथ टेबल बना लो। ठीक है, तो क्या लिखा है सबसे पहले? इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू विल गेट अ फाइन। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आपको फाइन पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। तो आंसर इज, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। ओके, आपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलाया लेकिन आप पर फाइन नहीं पड़ा, तो क्या ये सही हो सकता है? नो। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ध्यान से देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं,
मैंने पहले पहली रो पढ़ी, दिस इज द फर्स्ट रो। अब मैंने सेकेंड रो पढ़ी, कैसे पढ़ी कि अगर मैंने गाड़ी, क्योंकि P क्या है पहला स्टेटमेंट, Q क्या है दूसरा स्टेटमेंट, अगर मैंने गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाई तो फॉल्स है Q में, तो यानी फाइन आप पर नहीं पड़ा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इधर ध्यान दो। तीसरा केस बच्चों डाउटफुल केसेस में डालते हैं। डाउटफुल केसेस का मतलब ये होता है कि आपने गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई भी नहीं तो भी फाइन पड़ गया, तो क्या फाइन सिर्फ स्पीड पे पड़ता है क्या? कहो कि सर नहीं सर, हो सकता है कोई और गलती की हो सकता है सीट बेल्ट ना पहनी हो सकता है सिग्नल ब्रेक कर दिया हो सकता है किसी को टक्कर मार दी, कोई भी केस हो सकता है, उसमें भी फाइन हो जाता है। तो तीसरा केस बच्चों डाउटफुल केस होता है कि अगर आपने गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलाई तो भी फाइन पड़ गया, तो वो हो सकता है किसी और रीजन से पड़ा, तो इसका आंसर बच्चों ट्रू होगा। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फोर्थ, फिर क्या लिखा है मैंने गाड़ी 80 की स्पीड से नहीं चलाई और फाइन भी नहीं पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं चलाए होगे तो नहीं फाइन पड़ा होगा, तो दिस इज ट्रू। तो बच्चों दिस इज द ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल में फाइनली क्या आ रहा है? TFTT, TFTT, इसको लर्न कर लो। क्या है? TFTT, ये इसका आंसर है TFTT। यानी दोनों ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू। यानी फॉल्स बच्चों एक ही जगह आ रहा है, जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी जगह TTT आ रहा है। तो इसके तो क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में क्या तो सीधे ट्रूथ टेबल बनाने पाएगा? क्या बेटा? तो इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो सीधे ट्रूथ टेबल बनाने पाएगा? क्वेश्चन तो बेटा आपने किए होंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्या अभी तक यही एग्जाम वाले में सर, तुमने? यही वाले हाँ सर। उसमें तो सर सीधे सीधे वेन डायग्राम से हो जाता है, इतना नहीं सोचना पड़ता है अब पता नहीं तुमने कैसे किया है, पता नहीं। सर। वेन डायग्राम अब मेरे को पता नहीं तुमने बेटा किस लेवल पे पढ़ा है, तो वो अपना देख लो। तो बच्चों ये इस तरह से ट्रुथ टेबल होती है, इसका नाम होता है TFTT, ये होता है। तो दिस इज द साइन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन का होता है। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने जो सेट देखा था उसमें ट्रुथ टेबल से वो क्वेश्चन नहीं हो सकता था, उसमें सॉल्विंग थी, स्टेटमेंट्स वगैरह सब दिए थे, और अगर आपको स्टेटमेंट्स का अंदाजा ही नहीं है तो आप उसकी ट्रुथ टेबल बना ही नहीं सकते हो, तो स्टेटमेंट्स ही दिए हुए थे एग्जाम में, कोई मैथमेटिकल टूल्स नहीं दिए थे जिससे आप डायरेक्टली उसका ट्रुथ टेबल बना लो। ओके, तो बच्चों आपके पास एग्जाम में मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए रहते हैं, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ही आपको समझने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये एग्जाम में इस तरह से समझना पड़ सकता है। और ये बात आपको जरूर याद रखनी होगी कि इम्प्लीकेशन का साइन क्या होता है, उसका फाइनल रिजल्ट होता है TFTT, इसका फाइनल रिजल्ट होता है TFTT, यानी कि फॉल्स तभी होता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल हो, दिस इज अ साइन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो दिस इज अ साइन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो साइन ऑफ इम्प्लीकेशन में जो P होता है उसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, और जो Q होता है उसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, P is also called sufficient condition and Q is also called necessary condition, और ये फॉल्स तभी होता है जब पहला ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है, तभी ये फॉल्स होता है। तो और इसकी ट्रुथ टेबल होती है TFTT। तो कोई बच्चा यहां बता सकता है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? कोई बच्चा यहां पर बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आपने पढ़ रखा है तो? ओके, किसी बच्चे को नहीं पता व्हाट इज द मीन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट? बाई कंडीशनल स्टेटमेंट तो हर बार बिना इसके कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप एग्जाम में फिर कैसे अटेम्प्ट कर ले रहे हो? तो बच्चों आपके सामने जो है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का मतलब आप समझ लीजिए, बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि P implies Q एंड Q implies P, यानी जो आपका एरो एम्प्लीकेशन का, यदि वो दोनों तरफ वैलिड हो जाता है, आगे से पीछे और पीछे से आगे, यदि आपका ये एरो दोनों तरफ से वैलिड हो जाता है, यानी P implies Q एंड Q implies P, तो दैट मीन्स
वो कंडीशन हो जाती है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है, उसमें हिंदी में कहते हैं इफ पी देन क्यू इम्प्लीकेशन में, इसमें हिंदी में कहते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इस तरह से कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो यहां पर चलता है इफ एंड ओनली इफ। पी देन क्यू का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू, लेकिन अगर आप लिख दिया जाए इफ एंड ओनली इफ पी और क्यू के बीच में, तो आपके पास एक बाई कंडीशनल का साइन बनेगा। वो बाई कंडीशनल का साइन बच्चों ये होता है, इस तरह से वो एरो बनाते हैं जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी पहले से ही भी नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाई कंडीशनल का साइन, और हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट में कहोगे तो इफ एंड ओनली इफ कहोगे। और इसका एक और मतलब भी होता है, इसका मतलब अगर आप कहोगे तो ये P implies Q एंड Q implies P को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको दो तरीके से कह सकते हो, लेकिन बाई कंडीशनल का मतलब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a triangle is a equilateral if and only if all the angles are equal. If triangle is equilateral if and only if all the angles are equal. और उसको उल्टा आप कहोगे if all the angles of a triangle are equal then triangle is equilateral. तो इसका मतलब ये आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों तरफ से ट्रू है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। अगेन आई रिपीट, if the all angles of a triangle are equal if and only if a triangle is equilateral, like that. तो बच्चों बाई कंडीशनल मतलब P से Q भी ट्रू हो सकता है और Q से P भी ट्रू हो सकता है, दिस इज साइन ऑफ बाई कंडीशनल। तो बच्चों यहाँ पे सबसे दुखद बड़ी घटना है कि आपको बाई कंडीशनल की भी ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ट्रुथ टेबल एक एक करके बढ़ती चली जा रही है। आपको ट्रुथ टेबल का सही आइडिया होगा तभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप हिट कर सकते हो, वरना क्वेश्चन हिट नहीं हो पाएगा। तो ट्रुथ टेबल का मेन रोल यहाँ पर अदा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बाई कंडीशनल। तो बच्चों जैसा कि ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप ऑलरेडी ये पहले से भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए। बल्कि बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले आप वही काम करोगे, लिखोगे P और Q। तो P और Q लिखेंगे तो सबसे पहले TF Q में लिखा, फिर P में लिखा TF, या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो 1 0 1 0 1 1 0 0, ऐसे भी सोच सकते हो। और बच्चों P implies Q की ट्रुथ टेबल तो आपको पता ही है ना, अभी तो बताई थी, TF TT बताया था कि नहीं। और अगर हम Q implies P सोचे, अगर हम Q implies P सोचे मतलब Q को इधर कर दें और P को इधर कर दें, तो Q क्या है, TF TF, ये आ गया Q। और P क्या है, TTFF। और अगर आपको Q implies P लिखना पड़े तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि अगर सर दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स होता है तभी उसका रिजल्ट फॉल्स होता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जहां फॉल्स होगा तभी उसका रिजल्ट फॉल्स होगा। तो बच्चों अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपका ट्रुथ टेबल तुरंत बन जाएगा, या आप उसको जैसा कि मैंने बताया वैसे भी सोच सकते हो, जो पीछे का स्टेटमेंट है वैसे भी आप सोच सकते हैं। तो आप पीछे वाले स्टेटमेंट की तरह भी इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो बाय द वे P implies Q and Q implies P, ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से अब तक क्लियर हो गई होंगी। ट्रुथ टेबल आप पीछे से सोच सकते हैं, जो पीछे से मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज द P implies Q। P implies Q को अगर आप सोच सकते हैं तो Q implies P को भी आप इस स्टेटमेंट की तरह सोच सकते हैं। तो आपको ये नहीं समझ में आता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक P और Q ये दो स्टेटमेंट्स अपने मन में सोचने हैं और आपकी डायरेक्टली यहां पर क्या बन जाएगी, Q implies P बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से ये है। उसके बाद ये बाई कंडीशनल होता है, इसका मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल भी दिया था, ये बाई कंडीशनल का एग्जांपल भी जस्ट मैंने दिया। तो इसका मतलब ये बोथ वेज वैलिड होगा, और बोथ वेज वैलिड तभी हो सकता है जब पहला भी ट्रू हो दूसरा भी ट्रू हो, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। तो आखिरी वाला भी ट्रू हो ये वाला भी ट्रू हो, तो इसमें
TFFT ये रिजल्ट बन करके आएगा। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए पूरी तरीके से कि किस तरह से ये एग्जाम में चल रहा है। तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से कि किस तरह से आपकी ट्रुथ टेबल चल रही है। कंडीशनल को इम्प्लीकेशन की तरह डिनोट करते हैं। क्या बेटा? बाई कंडीशन को इम्प्लीकेशन की तरह डिनोट करते हैं, जैसे ऊपर लिखा P + Q। बेटा मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहे, क्या बोल रहे हो? सही से बोलो थोड़ा। यहाँ ऊपर पहली लाइन लिखी है स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म इफ P then Q are represented as, उसके बाद P + Q लिखा है, वो सही लिखा है? कौन सा? इफ P then Q is represented by, हाँ P then Q का मतलब यही तो होता है। P then Q का मतलब भूल गया क्या? लाओ दिखाते हैं एक सेकंड। ये देखो ये P then Q का मतलब लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे बताया था एप्लीकेशन का मतलब। तो बच्चों P then Q का मतलब ये आपके सामने लिखा है, मैं बैक करके वापस ले चल आपके पास आ गया हूँ। P then Q का मतलब इस तरह से लिखते हैं, और बीच में अगर इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं तो वो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होता है। तो बच्चों अगर हमको बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल बनानी है तो ट्रुथ टेबल वो तभी पॉसिबल होगी या तो वो P implies Q और Q implies P, इनका हमें क्या लेना होता है? एंड लेना होता है। क्योंकि मैंने आपको काफी देर तक बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। इधर देखो बच्चों, 2 मिनट जरा इधर देख लो। ये मैंने आपको बाई कंडीशनल की, देखो मैंने क्या तरीका बताया कि बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि आपको P implies Q और Q implies P का क्या लेना पड़ेगा? एंड लेना पड़ेगा। तो एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड का मतलब ये होता है, तो आप पहले P implies Q लिखो, फिर Q implies P लिखो, फिर उनका एंड ले लो, तो आपके पास ट्रुथ टेबल बन जाएगी बाई कंडीशनल की। और यदि आप स्टेटमेंट वाइज भी सोचोगे तो भी बन जाए। तो मैंने स्टेटमेंट से भी आपको बता दिया और वैसे भी बता दिया, तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं जैसे भी आप सोचना चाहें। सबके सोचने के तरीके भी इसमें अलग अलग होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है। तो टी मतलब अगर आप वैसे नहीं सोच पा रहे तो ऐसे सोच लो, मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखो टी की जगह लिख दो 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1। तो 1 into 1 1 होगा, यानी कि ट्रू होगा। 0 into 1 0 होगा, 1 into 0 0 होगा, 1 into 1 1 होगा। तो ये एंड गेट हो गया ना, इसी को तो एंड गेट कहते हैं। ऐसे सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है बाई कंडीशनल तो आप उसका कोई एक एग्जांपल स्टेटमेंट सेट कर लो, उसको याद कर लो, ताकि एग्जाम में आपका गलत ना होने पाए। तो बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट भी आपके सामने लिखा है, एक ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ द एंगल्स आर इक्वल। और आपके सामने इम्प्लीकेशन का भी लिखा हुआ है मैंने कि इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि पहला स्टेटमेंट, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट अ फाइन। तो बच्चों जल्दी बिल्कुल मत बनाइएगा, यहाँ पे सारा खेल सब ट्रुथ टेबल का होगा। ट्रुथ टेबल अगर आपकी गलती से गलत बन गई तो खेल खत्म। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस ट्रुथ टेबल का ही थोड़ा सा यूज करना होता है। और आपको कभी कभी स्टेटमेंट दिए जाएंगे और स्टेटमेंट को भी कंपाउंड स्टेटमेंट या P और Q में अलग अलग स्प्लिट करना पड़ता है, फिर बनानी पड़ती है। कभी कभी क्वेश्चंस बड़े भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ध्यान से देखिए, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो अलजेब्रा तो ये वही है जो आपको सेट्स में पढ़ाई जाती है। सेट्स तो आपने सभी लोगों ने पढ़ाई हुए हैं, ठीक है। तो पहला लॉ है आइडियम पोटेंट लॉ। क्या लिखा है? P, बीच में कौन सा साइन है? और की एंड। P और P क्या रिप्रेजेंट करता है? P और P रिप्रेजेंट करता है P को। और दूसरा क्या लिखा है? P एंड P क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ये भी P। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भैया कोई भी एक ट्रुथ टेबल बना लो। जैसे हमने तुम्हारे सामने देखो एक ट्रुथ टेबल बनाई है, यहाँ भी P लिख दिया, यहाँ भी P लिख दिया। अगर दोनों में P है तो वैल्यू तो सेम होगी, तो लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे चाहे TF लिख लो, चाहे TTFF लिख लो, तो यहाँ भी P है तो TTFF होगा। अब इसमें चाहे तुम एंड लगा लो, चाहे तुम और लगा लो, आंसर एक ही आएगा। चेक करके देख लो तुम, ठीक है। तो रिजल्ट एक ही आएगा। तो 1 into 1 1 होता है, 1 into 1 1 होता है,
0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो P एंड Q का हो, चाहे P और Q का हो, वो P के बराबर ही है। तो बच्चों आपको ये यूज करना होगा, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में जा करके, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडियम पोटेंट लॉ। P एंड Q भी रिप्रेजेंट करेगा P को, P और P वो भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, P को। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये टॉपिक बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो आप अपने कंसेप्ट्स बल्कि और क्लियर कर लीजिए। या आपके ही वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप इतने दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो बच्चों कम मेहनत में अगर ज्यादा नंबर चाहिए हो तो उस टॉपिक पे सिर्फ 2 दिन मेहनत करके अच्छे नंबर बनाए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें, सबकी ट्रुथ टेबल पता हो। ऐसा ना हो कि ट्रुथ टेबल आपको बाउंस कर जाए। अगर बाउंस कर जाती है तो आप फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने लिख रखे हैं, और वैसे सोचो, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट लिख लो अपने मन में और फिर उसकी ट्रुथ टेबल बना लो। तो भूलने पर आप कंपाउंड स्टेटमेंट की हेल्प से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसलिए लिख करके दे दिए कि भूलने की दशा में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख करके ट्रुथ टेबल बना लो। और बाई कंडीशनल का बच्चों मैंने आपको फिर से बता दिया था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि बाई कंडीशनल में ये साइन होता है, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि P implies Q and Q implies P, दिस इज द साइन। तो बाई कंडीशनल में बीच में एंड लगता है, एंड का सिंबल मैंने एंड से लिख दिया है, लेकिन आप इसको प्रॉपर इंटरसेक्शन के साइन से लिख दो, तो दिस इज अ साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई। बच्चों इसी तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव लॉ याद करना होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने सेट्स में पढ़ा है ना, कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, पढ़ा है ना, और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सेट्स में क्लास 11th में सेकेंड क्लास में पढ़ाया जाता है सेट्स में। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ऐसा आप पढ़ते थे, या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, आप इस तरह से पढ़ते थे, याद आ गया। अब इसको वैसे लिख लो, P यूनियन का सिंबल ऐसे बन जाता है, Q ये Q बन गया, फिर Q यूनियन का सिंबल ऐसे बन जाता है, P देखो बन गया, फिर P एंड Q, Q एंड P। कितना आसान है, वही है सारी चीजें। अब न समझ पे आने पर आप ट्रुथ टेबल बना लो, उससे बन जाएगा। वैसे यहाँ पे ट्रुथ टेबल की क्या नीड है, उससे क्या प्रूफ करके करोगे, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, काफी आसान सा लॉ है, बस आपको ये पता होना चाहिए दिस लॉ इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ आपको सेट्स में पढ़ाया जाता था, आप ऐसे लिखते थे A यूनियन B यूनियन C। जब 2 सेट्स का काम होता था तो हम कॉम्यूटेटिव कहते थे, जब 2 से ज्यादा सेट्स हो जाते थे तो हम उसको एसोसिएटिव लॉ कहते थे ना। तो A यूनियन B यूनियन C, इसको आप कैसे लिखते थे, आप लिखते थे A यूनियन B यूनियन C, ऐसे तो लिखते थे। और यही काम आप इंटरसेक्शन में करते थे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो आप कैसे करते थे, इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन वाला ही साइन बना लो पहले, नॉर्मल वाला, दिस इज इंटरसेक्शन। तो आप कहते थे A इंटरसेक्शन B, मैं मैथमेटिकल रीजनिंग वाला बना दे रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखते थे। अब ये सारी चीजें A को P से, B को Q से, और सारे सिंबल्स कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास ऊपर वाला एसोसिएटिव लॉ बन करके एज इट इज दिखाई देगा, जैसा आपको सेट्स में दिखाई देता था। तो बच्चों वो काफी आसान लॉ है, पहला लॉ है आइडियम पोटेंट लॉ, कितना इजी है ना, कि P एंड P होगा, P और P होगा। दूसरा कॉम्यूटेटिव लॉ, P and Q is equal to Q and P इंटरसेक्शन, या P and Q is equal to Q and P, या P और Q is equal to Q और P, मोर देन 2 सेट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों अब जो आया है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ज्यादातर बच्चे सही मौके पे अप्लाई नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो वो बहुत ही वाहियात तरीके से करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्या होता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन
देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम लोग करते क्या है, ये जो यूनियन होता है ना, ये यूनियन, इसको एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ऑपरेटर? जैसे ए यूनियन बी, ये लिख दिया, और फिर ये वाला साइन आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे काम यहाँ यूनियन में किया जाता है, वैसे ही इंटरसेक्शन में किया जाता है। साइन चेंज कर दोगे तो फिर बदल जाएगा, लेकिन जो पहले साइन होता है सबसे पहले, उसको एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, लाइक दैट। तो नेक्स्ट क्या बना सकते हैं? हो सकता है कोई आपको ऐसे लिख करके दे दे, तो उसको भी आप कर लोगे। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लाइक दैट। तो बच्चों, जिन लोगों ने सेट्स पढ़ा हुआ है, उनको सेट से पूरा अंदाजा लग सकता है यहाँ की रीजनिंग का। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको मौके पर बहुत ही रेयर लोग लगा पाते हैं, इनको अप्लाई बहुत जगह करना होता है, लेकिन आप लगा नहीं पाते हो सही ढंग से। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दिस इज लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सभी को पता हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ के लिए एक आपके सामने हमने ट्रुथ टेबल ऑलरेडी बना रखी है। मान लीजिए P और F है, तो F का मतलब तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स में क्या लिखोगे आप? फॉल्स फॉल्स ही लिखोगे। और P है तो P क्या हो सकता है? वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर आप उसमें और लगाओगे तो और में क्या होगा? T और F, तो T हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, तो TF बन जाएगा। इसका मतलब P और F किसको रिप्रेजेंट करेगा? P को, क्योंकि P और F की ट्रुथ टेबल P से मैच कर रही है। ये देखो, ये ट्रुथ टेबल मैच कर रही है, यहाँ TF है तो यहाँ भी TF है। इसका मतलब P और F P को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दिस इज लॉ इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। तो फॉल्स के साथ लोगे तो P आ जाएगा, और ट्रू के साथ लोगे तो ट्रू आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, मैं इसको अलग से भी लिख देता हूं। देखो, दिस इज P और फॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? P को। भूल जाओ तो ट्रुथ टेबल बना के भी देख सकते हैं। फिर से देखो, P और ट्रू किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को। P एंड फॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स को। P एंड ट्रू ये रिप्रेजेंट करता है P को। तो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। काफी जगह यूज होगा, बल्कि आप लोग ने एग्जाम में क्वेश्चन किए होंगे तो अब आपको याद आ रहे होंगे कि P और Q किस तरह से साइन में यूज किए गए थे। क्योंकि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, वो बिना बाई कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन के बिना तो बनता ही नहीं। ओके, आइडेंटिटी लॉ सभी बच्चों को क्लियर हो गया। भूल जाने पे आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, उससे आपको अंदाजा तुरंत आ जाएगा कि वो क्या होगा उसका रिजल्ट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो बच्चों, एक साइन अभी मैंने यूज किया है, दिस इज साइन ऑफ नेगेशन, या नॉट, या इसको नॉट भी कह सकते हैं। तो किसी ने लिख दिया P और नॉट P, P और नॉट P, तो ये क्या होगा? ट्रू। इसका मतलब P हो भी सकता है या P नहीं भी हो सकता है। हो सकता है भाई, P हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ट्रू है। लेकिन अगर कोई कहे P हो सकता है और P नहीं भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशंस एक साथ पॉसिबल थोड़ी नहीं है कि P हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। तो बीच में हम समझ गए ना, तो P हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये तो टोटली फॉल्स है, क्योंकि एक बार में दोनों कंडीशंस ट्रू थोड़ा ना हो सकती है। हाँ, और आप कह सकते हो और, तो और का मतलब ये और एंड का मतलब ये, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। हिंदी में कहोगे तो हिंदी में
जब मैं और कहता हूं तो बच्चे इंग्लिश वाला और समझते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो मैं और कभी कभी हिंदी में भी कहता हूं तो बच्चे इस और को दूसरा और समझ बैठते हैं। तो ये भी कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि P हो सकता है और P नहीं भी हो सकता है। तो ये तो हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, वो तो ट्रू है। लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी नहीं है कि P हो सकता है और मतलब एंड P नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल थोड़ी ना हो सकती है। ठीक है, अब आप समझ गए हो कि काफी देर तक मैंने समझा दिया भाई। समझा इसीलिए रहा हूं क्योंकि सब ये यूज होते हैं क्वेश्चंस में, इनके बिना क्वेश्चंस होंगे नहीं। अगर आपको ये फंडे क्लियर है तो आप जल्दी जल्दी अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना अटक के बैठे रह जाओगे। अगला, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ यानी कि आपके पास दिया है निगेशन ऑफ P। अगर आप निगेशन का वापस निगेशन लेते हो तो वापस ही आ जाएगा P। निगेशन का फिर से निगेशन लोगे तो वापस वही आ जाएगी। अगर ट्रू का निगेशन लोगे तो बच्चों फॉल्स आ जाएगा, और बच्चों फॉल्स का निगेशन लोगे तो बच्चों ट्रू आ जाएगा। ये तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं है, बस आपको लॉ का नाम पता होना चाहिए कि इस लॉ का नाम होता है इन्वोल्यूशन लॉ। क्या नाम होता है? इन्वोल्यूशन लॉ। बोलो भाई, समझ में आया सबको? क्यों भाई मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपके Yes, 4 sir. नंबर के लिए मेहनत चल रही है, सिर्फ Yes, 4 sir. नंबर के लिए। अगर Yes. आपने 2 दिन भी, यस थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आपने 2 दिन भी इस पे सही ढंग से मेहनत कर ली तो आपका वो 4 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बल्कि आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका गलत हो जाता है, बाइनोमियल का गलत हो जाता है, कभी इंटीग्रेशन का गलत हो जाता है। इस टॉपिक के लिए आपको कोई 20-25 दिन मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 2 दिन मेहनत करनी है। अगर 2 दिन भी आपने सही ढंग से मेहनत कर ली तो आपके नंबर बन जाएंगे। तो 2 दिन में क्या मेहनत करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप समझो। तो व्हाट इज इन्वोल्यूशन लॉ? तो बच्चों आपका फेवरेट डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप एक जगह नहीं कम से कम 100 जगह इस्तेमाल कर चुके होंगे। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? क्या होता है? वैसे तो आप ऐसे लिखते हो, ये देशी भाषा है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमने अपनी देशी भाषा में लिखा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। लिखा है ना? तो बच्चों यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट किसको बताता है? उसको छोड़ करके बाकी जो बचा उसको, यानी वो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम लिखते हैं इसी बात को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे कंपेयर नहीं कर पाते, देखो उसको लिखते हैं। हमने लिखा P और Q का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है निगेशन। आप कंपेयर कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग में निगेशन होता है। तो निगेशन ऑफ P और Q ये किसके इक्वल होगा? आप तो समझ गए होगे। आप कहोगे निगेशन ऑफ P यानी कि P कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यानी कि एंड, Q कॉम्प्लीमेंट यानी कि निगेशन ऑफ Q। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो काफी बच्चों को ये हजम ही नहीं होती बात कि ये सर ने किस तरह से लिख दिया है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये तो याद भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। आपको सिर्फ बेवकूफ बना करके दूसरी तरीके से लिखा जा रहा है। फिर से देखिए, P एंड Q का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब निगेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? P कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं? निगेशन ऑफ P। यहाँ पे क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ P यूनियन निगेशन ऑफ Q। बोलो भाई, समझ में आया कि किस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ कन्वर्ट हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग में P और Q के टर्म्स में? यस सर। तो बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ इतनी जगह यूज होता है कि बिना इसको यूज किए तो जेईई मेंस का क्वेश्चन होता भी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप क्वेश्चंस में इसको अप्लाई नहीं कर पाते हो सही से। कभी कभी जाने क्या सोचते हो और क्या सोच के अप्लाई करते हो, तो भगवान मालिक है, क्योंकि मैंने तो कॉपीज देखी हैं आपकी, लेकिन बहुत ही वाहियात तरीके से अप्लाई किया होता है।
ओके, तो बच्चों हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में इतनी देर से क्या बता रहा था, लेकिन बाय द वे उससे पहले आपको सेट्स का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सेट्स में ही इसकी हम लोग प्रूविंग करते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों तरफ साइन बदल दो तो डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ बन करके आ जाता है। यूनियन को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को यूनियन से कन्वर्ट कर दो तो दूसरा लॉ बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है? यस सर। ओके, तो बच्चों मैं परेशान ना हूं, बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप इतना ही मेरी भाषा समझ ले जाओ काफी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आप समझने के बाद फिर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो समझोगे कि एग्जाम में लिखा क्या है। ओके, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ है कि P और P एंड Q ये रिप्रेजेंट करता है P को, यानी इतने से बड़ी सी चीज जो लिखी है P और P एंड Q, ये P से रिप्लेस हो जाती है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो घर पे भैया ट्रुथ टेबल बना के देख लेना, एक लिखना P, एक लिखना Q, लाइक दैट। मैं बना नहीं रहा हूं, करोगे आप ही, मैं ऐसे आपको हिंट दे देता हूं, ऐसे बना लेते हैं ट्रुथ टेबल, उससे प्रूविंग भी हो सकती है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। भूलने पर आप क्या लिखोगे? P लिखोगे, Q लिखोगे, फिर P एंड Q निकालोगे, ठीक है? फिर जो P एंड Q निकालोगे उसका P से और लोगे, जैसी और लोगे तो आपके पास यहाँ जो स्टेटमेंट बन करके आएगा वो P का ही होगा। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा कि P और P एंड Q किसके इक्वल होगा? P के इक्वल होगा। अब बच्चों ये ना कहना कि आपको और एंड लेने नहीं आता है, ठीक है ना? मैंने तो भाई चिल्ला चिल्ला के शुरुआत में बताया कि और एंड का क्या मतलब होता है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ आपको कुल मिलाकर के पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में ये जब बातें आती हैं तो उसको एक छोटे से नंबर P से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके बच्चों, अब जो लॉज आ रहे हैं उसको और ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, यहां से जो लॉ बन रहे हैं ये सीधा एडवांस के पेपर में भी चलते हैं। कंडीशनल लॉ क्या है? P implies Q, P implies Q, P if P then Q, that means P implies Q implication। ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेगेशन ऑफ P और Q, ये इसके बराबर होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। और बच्चों जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है P if and only if Q, दिस इज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। आप चाहो तो ट्रुथ टेबल बना के भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली अभी समझ लो तो काफी अच्छी बात है कि आपको कभी भी जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए होंगे उसमें P implies Q को किस तरह से लिखेंगे? दिस इज नेगेशन ऑफ P और Q, ये उसको लिखने का तरीका होता है। और P बाई कंडीशनल Q, उसको लिखने का तरीका होता है नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने यहाँ तक कंडीशनल लॉ तक पढ़ लिया है, तो कंडीशनल लॉ तक ही आज की क्लास में हम लोग रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के सारे लॉ समझ में आ गए होंगे। मैंने काफी धीरे धीरे पढ़ाया है ताकि आपकी समझने की क्षमता थोड़ी ज्यादा रहे। अब आप ये करिएगा कि इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में एक बार और लिखिएगा, सारी ट्रुथ टेबल बिना देखे बनाइएगा, तो ये आपके लिए और भी अच्छा काम हो जाएगा, आपको ज्यादा याद रख पाएंगे काफी समय तक।